हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन कैमलैब्स इंस्टीट्यूट। सो हमने कंटिन्यूएशन किया था फिजिक्स पीवाईक्यूज की, जहाँ पे हम लोग जो नीट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आ रखे हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर रहे थे। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये रहा। सो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि देयर आर टू ट्रांसपेरेंट मीडियम ए एंड बी, दे बोथ आर सेपरेटेड बाय ए प्लेन बाउंड्री, ठीक है। यानी कि जो आपके पास दो है, एक ए और एक बी, इन दोनों को सेपरेट कर रखा है और इस दोनों में स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है, यानी कि वी ए कुछ दिया है और वी बी, स्पीड ऑफ लाइट इन बोथ द मीडियम्स आर गिवन। सो व्हाट विल बी द क्रिटिकल एंगल ऑफ रे ऑफ लाइट फॉर दीज टू। चलो ठीक है, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल को आप दिखाते कैसे हैं? आईसी से। आईसी जो होता है आपको क्रिटिकल एंगल होता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है क्रिटिकल एंगल का? क्रिटिकल एंगल का फार्मूला होता है साइन आईसी इक्वल टू म्यू। म्यू कौन सा? रेयर वाला है डेंसर वाला? यहाँ पे होता है आपका पहले सबसे ऊपर रेयर वाला, फिर आता है नीचे डेंसर वाला, ठीक है, करेक्ट। ये आपका फार्मूला। अब म्यू भी वेलोसिटी से किस तरह रिलेशन रखता है? म्यू इज ऑलवेज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई वी, जहां पे सी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। लेकिन वी क्या होता है? वी इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। ओके, सो मीडियम में उसकी क्या वेलोसिटी है, ठीक है, यानी चेंज वेरी करेगा। तो अब अगर म्यू आर रखेंगे तो सी बाई वी आर हो जाएगा। ओके, अगर आप म्यू डी रखेंगे तो सी बाई वी डी आ जाएगा। तो आपका सी सी कैंसिल आ जाएगा, ऊपर आपका आएगा वी डी डिवाइडेड बाई पी आर। ये आपका साइन आई सी के बराबर आएगा। इट्स नॉट लाइक दैट, वेरी सिंपल। तो अब देखो जो वी डी और वी आर है, अब ये सीधा आपको लिखना है। जो यहाँ पे आपकी वी डी की वैल्यू है, यानी कि बी में जो आ रहा है, जो बी में इसकी वी वी है, यानी कि वी डी बाई वी आर जो आपका है वी वी बाई वी ए है। वी वी में कितना? 2.0 इंटू 10⁻8, और जो आपका ए दे रखा है वो दे रखा है 1.5 इंटू 10⁸। सो आपका जो ये सॉल्व 10⁸ कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका जो ये सॉल्व करके आएगा ये आएगा, इसको आप 3/2 लिख सकते हो, यानी कि 4/3। तो आपका जो वैल्यू आएगा आईसी की वैल्यू, यानी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू, ये आ जाएगी आपकी साइन इनवर्स 4/3। या फिर आप इसको क्या राइट डाउन कर सकते हो? आप इसको और लिख सकते हो साइन इनवर्स 0.750, जो कि आपका ऑप्शन नंबर पहला है। सो ये ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये आपका यहाँ पे दिया गया है, देयर आर न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 189 स्प्लिट्स इनटू 2 न्यूक्लियाई। सो आपका एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर दिया है 189, ये स्प्लिट कर रहा है दो पार्ट्स में, जिसका एक का मास नंबर 125 है और दूसरे का मास नंबर है आपका 64, करेक्ट। सो बोला गया आपको द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द टू डाटा न्यूक्लियस। जो ये टूट के जो बने हैं न्यूक्लियस, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं डाटा न्यूक्लियस। तो इन दोनों डाटा न्यूक्लियस की रेडियस का रेशियो बताना है। तो आपको पता है कि जो रेडियस होती है वो कुछ इस फार्मूले से डिराइव करते हैं, आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, जहाँ ए आपका क्या होता है? मास नंबर होता है, लेकिन आर नॉट जो होता है ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो, तो यानी कि जो इसकी पहले की जो रेडियस होगी, यानी इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, जो ये आपका है ये फर्स्ट है और ये जो है ये सेकेंड है, ठीक। तो यानी R1 आपका जो होगा जाएगा ये हो जाएगा आर नॉट ए, यानी कि 125 इनका 1/3। जो R2 आएगा आपका ये हो जाएगा आर नॉट, यहाँ पे आपका 64 है, 64 1/3। और आपसे पूछा गया है R1/R2 का रेशियो। तो अगर आप रख के देखिए दोनों को, आर नॉट कैंसिल, 125 की पावर 1/3। अगर 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 125 को लिखा जा सकता है क्या 5 की पावर 3, इसकी पावर 1/3,
और 64 को आप लिख सकते हैं 4 की पावर 3 की पावर 1/3। तो 3 3 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, तो आपका आंसर कितना आएगा 5/4। ये आपका आंसर हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, सेकेंड वन। ओके चलिए, सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके सो हियर इज द क्वेश्चन, ए लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ द रेडियस 1 mm, रेडियस कितनी दी गई है इसकी 1 mm, हैज 100 टर्न्स पर mm। If 1 ampere current flows in the solenoid, the magnetic field strength at the center of the solenoid। ठीक है चलिए, ठीक है सोलेनॉइड है आपका, सोलेनॉइड के सेंटर पे कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये पूछा गया। तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है सोलेनॉइड के, B = म्यू नॉट इनटू स्मॉल n डिवाइड बाय l। चाहे स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक, म्यू नॉट इनटू i। अब म्यू नॉट कितना होता है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। कैपिटल एन आपको दे रखा है कितना 100 टर्न्स है, आपको एल दिया है कितना 1 mm, कितना 1 mm, यानी कि मीटर में है, सॉरी मिलीमीटर में है, तो आप इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में, यानी 10 पावर -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू आई कितना है 1 एम्पियर। करेक्ट। अब आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। 4 पाई की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 3.14, जो कि आपका आ जाएगा कितना 4 मल्टीप्लाइड बाई 3.14, जो कि आपका आ जाएगा 12.56। ओके, ये आपका आ जाएगा 20 = 12.56। अब देखिए ये 10 की पावर जो नीचे है पावर नेगेटिव है, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो यानी कि 10 की पावर -7 एक तरफ और ये -3 ऊपर आई और ये स्क्वायर में, तो ये यहाँ पे हो जाएगा +5। अब ये आपका आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में, और आप इसको सिंपल करके लिखें तो ये आपका आया 10 की पावर -2 टेस्ला। बहुत इजी क्वेश्चन, सीधा सिंपल फार्मूले पे आ रहे हैं, आप कुछ नहीं करना, इजीली सॉल्व करते चले जाएंगे। ओके ओके सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो दे रखे हैं इसमें दिया गया है कि देयर इज अ लाइट रे व्हिच फॉल्स ऑन अ ग्लास सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 एट एन एंगल 60 डिग्री। चलिए भैया, तो सबसे पहला काम करते हैं, हम इसके लिए बना लेते हैं। ठीक है, अब दिया गया है कि आपके पास जो लाइट रे आई, ये नॉर्मल के साथ जो आपका एंगल बनाया ये कितना है, ये 60 डिग्री। तो आपको पता है कि जितना एंगल पे आती है उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी। अगर उतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये रिफ्लेक्शन वाला भी एंगल कितना हुआ 60 डिग्री। इसके बाद कह रहा है कि भैया ये कुछ रिफ्रैक्ट भी कर रही है, यानी देयर इज सम रिफ्रैक्शन। व्हाट इज दैट रिफ्रैक्शन, ये जो है ये रिफ्रैक्टेड है, ये किसी एंगल पे रिफ्रैक्ट होकर गई। अब बोला गया है यहाँ पे एयर है और यहाँ पे जो आया है इसका √3 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब हमको पता है स्नेल्स लॉ क्या होता है, n1 sin i = n2 sin r। आपको पता है एयर है तो यानी 1 होगा, sin i यानी कि sin 60 डिग्री, और n2 आपको पता है √3 है, और sin r आपको पता नहीं है, यानी आपको क्योंकि इसका रिफ्रैक्शन का एंगल आपको नहीं मालूम है। तो चलिए हम रखते हैं sin 60 की वैल्यू कितनी, sin 60 की वैल्यू होगी आपकी √3/2 = √3 × sin r। अब दोनों तरफ से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो sin r = आपको बचेगा क्या 1/2। हम सबको पता है कि sin 30 की वैल्यू जो होती है ये हमेशा आपके 1/2 के इक्वल आती है, तो यानी जो आपका r आएगा ये कितना आएगा 30 डिग्री। करेक्ट, जो आपका थीटा है ये थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आई 30 डिग्री। और आप ध्यान से देखिए कि एंगल जो पूछा है आपको वो रिफ्रैक्टेड रेज, यानी कि ये वाली जो नीचे जा रही है ये वाली, और जो ऊपर है ये, इन दोनों के बीच में पूछा है। तो बताइए भैया, अगर ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये पूरा एंगल कितना है 180 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हुआ, ये वाला एंगल हुआ, ये 60 और ये 30, तो ये वाला एंगल कितना 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखो ये तो मेथड 1 था, आप मेथड 2 देखो कैसे होगा। मेथड 2 में क्या करना है आपको, आप पढ़े ब्रूस्टर एंगल, ब्रूस्टर एंगल होता है ना,
जो कि पोलराइजेशन में आता है। ब्रूस्टर एंगल में आपका जो फार्मूला आता है म्यू इक्वल टू tan IP, करेक्ट। अब देखो जो म्यू की वैल्यू है वो है आपकी √3, ठीक है। सो ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो आपको यहाँ पे दे रखा है जिसके लिए आपको क्या बताना है, ट्रुथ टेबल, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चंस। आपको जो दे रखा है यहाँ पे है आपके पास सबसे पहले A, फिर B। तो चलिए देखते हैं, A से जो आपका स्टार्ट हुआ एक ऐसा गेट है, इतना होता तो और ये आया, ये तो यानी आपका जो यहाँ से निकला है ये कौन सा गेट है, नॉर गेट है। सबसे पहले आपका नॉर गेट वाला बुलियन आएगा, तो नॉर गेट का बुलियन यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, A बार, यहाँ पे आके क्या बना रहा है, B बार। अब ये दोनों आगे जैसे आए, चलो ठीक है आगे आए, इन दोनों को हमने एक अलग गेट में इंटर कराया और उस गेट से आउटर निकाला। अब ये जो गेट है आपका, ये है आपका नैंड गेट। कैसा गेट है, नैंड गेट। तो जो नैंड गेट का बुलियन होता है वो एंड गेट का अपोजिट होता है। एंड गेट का क्या होता है बुलियन, A डॉट B, ये आपका होता है एंड गेट का, लेकिन ये नैंड गेट है। नैंड गेट का क्या हो जाता है, A डॉट B का बाहर, ये होता है आपका नैंड गेट का। अब देखिए यहाँ पे जो है ऑलरेडी A बार और B बार आ रहे हैं, तो यानी यहाँ पे जो y होगा आपका, ये y होगा क्या, A बार डॉट B बार का होल बार, ये आपका होगा। अब आप यहाँ पे सीधा लगाएंगे डिमॉर्गन थ्योरम, और डिमॉर्गन थ्योरम लगाने के बाद आपका क्या हो जाएगा, ये डिमॉर्गन थ्योरम। डिमॉर्गन थ्योरम क्या है, डिमॉर्गन थ्योरम होती है कि जब आप किसी पे भी सीधा लगा रहे हैं क्या, जो कि कुछ इस तरह से हो, तो वो सीधा हो जाएंगे क्या, कुछ इस तरह से, करेक्ट। तो अब यही काम यहाँ पे भी हो रहा है, इन दोनों पे है और इन दोनों पे ऐसे ऐसे हमने लगाया। चलिए आपका जो y आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका A डबल बार प्लस B डबल बार, जो कि बन जाएगा आपका A प्लस B। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो आपका A प्लस B कैसा गेट होता है, और गेट। कैसा गेट, और गेट। तो यानी आपका जो बुलियन होगा वो और गेट का होगा। और गेट का बुलियन क्या होता है, चलिए बना लेते हैं, A B और Y। एक हो गया 0 0, एक हो गया 0 1, एक हो गया 1 0 और एक हो गया 1 1। तो और मतलब आप बस इंग्लिश का अल्फाबेट और का मतलब क्या होता है कि एक किसी एक का भी हो जाए तो समझ लो हो गया। तो और गेट का वही मतलब यहाँ पे भी है कि अगर एक में एक आया तो वाई में हमेशा एक आएगा, एक का एक यहाँ एक, एक का एक यहाँ एक, वाई। और अगर दोनों में 0 है तब जाकर के यहाँ पे 0 आता है, अदरवाइज किसी में एक आया तो अगले में भी एक आएगा, करेक्ट। तो आप देख लीजिए इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आपका ऑप्शन जो नंबर 1 है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो आपका जो क्वेश्चन है वो ये रहा, द नेट इम्पीडेंस ऑफ अ सर्किट एज शोन इन द फिगर व्हाट विल बी। तो जो ये आपको दिखाया गया है, सो ओके, हमें निकालना है नेट इम्पीडेंस क्या होगा इस सर्किट पे। जो कि आपकी सर्किट दी गई है ये आपकी एलसीआर सर्किट है और एसी सोर्स दिया गया है। क्लियर, इतनी चीज आपको क्लियर है। इम्पीडेंस निकालनी है तो आपको पता होना चाहिए एलसीआर सर्किट का आपका जो इम्पीडेंस का फार्मूला होता है वो होता है Z इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये होता है। अब आपको आर तो क्लियरली पता है कि 10 हो गए, बट आपको एक्सएल और एक्ससी निकालना है। तो एक्सएल यानी कि 2 पाई ओमेगा इंटू एल। अब देखो 2 पाई ओमेगा, ओमेगा आपको कितना दिया है 50 हर्ट्ज यानी 50, एल की वैल्यू कितनी है 50 डिवाइडेड बाई पाई, मिली हेनरी दिया है यहाँ पे, ध्यान दीजिए ना, मिली हेनरी दिया है, यानी मिली हेनरी इन द सेंस यानी कि आपको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 50 50 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपका जो x सॉरी ये l है, तो आपका जो xl की वैल्यू आई ये कितनी आई
5 5 25 25 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि ये आपका जो आएगा ये 5 आ गया, करेक्ट। आप चाहे तो करके देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है। फिर XC आप निकालिए, कितना आएगा, XC की वैल्यू आपकी क्या आएगी 1/2 पाई ओमेगा C। तो अब आप यहाँ पे फार्मूला में वैल्यू पुट करते चले जाइए, 1/2 पाई, पाई की वैल्यू यानी कि पाई ही रहने दो उसको, बहुत ज़्यादा हमें बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ओमेगा की वैल्यू आपको पता है 50 है, और आपकी जो वैल्यू है C की वो दे रखी है 10⁻³ माइक्रोफैराड, यानी कि 10⁻³ अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाई माइक्रो में है यानी 10⁻⁻6, ये आपकी वैल्यू है। अब आप इसको सॉल्व करिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा XC, यानी कि पाई से पाई कैंसिल हो गया, 50 2 जा 100, 100 है 10⁻³ है, उसमें भी 100 ऐड हो जाएगा, तो यानी 10⁻5, ये -6 है वो +5 है, तो यानी कितना आ जाएगा आपका 1/10, 1/10⁻⁻1 जो ऊपर जाकर के हो जाएगा 10, ठीक है, 10 ओम, ये 5 ओम। तो अब आप सीधा निकालिए फार्मूले में पुट करके, Z = R² यानी कि कितना 10 का स्क्वायर प्लस XL - XC, 10 - 5 कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो XL - XC है ये मोस्टली डिफरेंस है, मतलब मेनली डिफरेंस ही है, जो चाहे XL बड़ा हो या XC कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए ठीक है, तो Z = आपका आया कितना 100, 10 - 5 यानी कि ये 25, ये अंडर रूट का साइन, ये आपका है 125। 125 को क्या लिख सकते हैं आपको, Z = आपका क्या है फाइनल आएगा 5√5 ओम, ये होगा आपका फाइनल इम्पीडेंस इस सर्किट के लिए। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि देयर इज अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसमें कि आपको 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं। जिसमें दिया गया कि आपको स्क्रीन, चलिए ठीक है, आपको पहले बताते हैं हम क्या इसमें दिया गया है। चलिए स्टार्ट कर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि ये रहा कि फॉर अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देयर आर 2 स्टेटमेंट्स। आपको जनरली 2 स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है और कौन से गलत। आजकल का जो ट्रेंड है ना, ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लाइक आपको स्टेटमेंट दी जाएगी, पूछा जाएगा ये करेक्ट है या नहीं है, फॉल्स है। इस तरह के क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ट्रिकी नहीं होते, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देके करना है, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या कि दिया गया, आप स्क्रीन को अगर मूव करते हैं अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट्स, देन व्हाट विल बी द एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, चलिए हम लोग पहले फिगर बना लेते हैं। कुछ इस तरह का फिगर बनता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। ये कैपिटल D होता है और ये इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये स्मॉल d होती है, स्लिट्स के बीच की। तो पूछा गया आपको एंगुलर सेपरेशन। एंगुलर सेपरेशन का फार्मूला क्या होता है, थीटा = लैम्डा डिवाइडेड बाय स्मॉल d। फिर पूछा गया इफ स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट्स। अब देखो ये होती है आपकी स्क्रीन और यहाँ पे होती है आपकी स्लिट्स, ठीक है। अब स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का जो है डिस्टेंस उसको कैपिटल D से दिखाया गया है, और कह रहा है कि अगर स्लिट्स की जो डिस्टेंस उनको मूव अवे कर देते हैं तो क्या हमारी जो एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस है वो सेम रहती है, रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि चेंज नहीं होती। सही है, क्योंकि देखो जो हमारा थीटा यानी जो एंगुलर सेपरेशन का फार्मूला है उसमें तो हम कहीं भी कैपिटल T देख ही नहीं पा रहे, यानी कि वो कैपिटल D पे डिपेंड ही नहीं करता। इस वजह से स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट हो गया, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 पे आते हैं, इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स, यानी कि जो यहाँ पे वेवलेंथ थी अब उसको चेंज कर रहे हैं, देन द लार्जर वेवलेंथ ऑफ द एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस डिक्रीज। यानी कि अगर आप चेंज कर दे रहे हैं तो जो लार्जर वेवलेंथ है उनकी वजह से एंगुलर सेपरेशन फ्रिंजेस डिक्रीज कर देंगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं जो थीटा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, यानी वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो जो एंगुलर सेपरेशन है वो भी बढ़ेगा, घट नहीं सकता। सो स्टेटमेंट 2 क्या हो गया आपका, ये कंप्लीटली फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, सो स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द फॉल्स वन। सो आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो ये क्वेश्चन है आपका, देयर इज a satellite which is orbiting just above the surface of the earth with a period t.
If d is the density of the earth and g is the universal constant of gravitation, then the quantity 3 pi divided by gd क्या होगा? सो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपको दिया गया है एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ सरफेस पे ऑर्बिट कर रही है, जिसका अर्थ पीरियड दिया है आपको कैपिटल टी, और इफ टी इज द डेंसिटी ऑफ द अर्थ and g is the universal constant of gravitation, then what will be the value of 3 pi divided by gd? ओके, सो आपको पता है कि जो केपलर्स लॉज में आप पढ़ते हैं क्लास 11 में, वहाँ पे t जो आता है ये क्या आता है, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट कैपिटल जी एम इंटू आर की पावर 3/2, या फिर आप इसको शॉर्टली पढ़ते हैं कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, इस तरह से कुछ पढ़ते हैं, है कि नहीं? चलिए, अब यहीं से आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, जो मास होता है, मास को क्या लिखते हैं आप, मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, करेक्ट। सो ये आपको जो पूछा है सैटेलाइट है और आपको दे रखा है क्या होगा अर्थ में, तो आपका जो मास होगा वो क्या हो जाएगा, डेंसिटी डी है अर्थ की, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ये हम सीधा रख देंगे इस ऊपर वाले फार्मूले में। तो चलिए रख के देखते हैं क्या आएगा। आप इसको स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड का, तो आपका आ जाएगा टी स्क्वायर 2 पाई की जगह आपका आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम इंटू आर क्यूब। चलिए इसको फिर से बोलते हैं हम लोग 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इंटू एम के आप यहाँ पर रखेंगे डी 4/3 पाई आर क्यूब। जो आर है यहाँ पे कैपिटल होगा क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ लिया है हमने, और यहाँ पे आर क्यूब से मल्टीप्लाई करिए। तो देखिए आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। जो आपका आर एच एस है ये कुछ इस तरह से बन के आएगा, 4 पाई स्क्वायर 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर सिर्फ पाई बचेगा, तो ऊपर आएगा आपका 3 पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल जी इंटू स्मॉल डी। तो आप देख रहे हैं किसके बराबर आया, ये सीधा बराबर आपके आया किसके, टी स्क्वायर। सो यानी कि ये जो इक्वल है ये किसकी इक्वल है आपकी, ये इक्वल है आपके टी स्क्वायर के। सो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। सो जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो है ये, जिसमें दिया गया है आपको, सो लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, जिसमें दिया गया कि एक हॉरिजॉन्टल ब्रिज है इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर, यानी कि कोई यहाँ पे एक रिवर है जिसके ऊपर आपका ये बनाया गया है ब्रिज, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब बोला गया है कि जो ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर यहाँ पे टॉप पे एक लड़का खड़ा है, एक स्टूडेंट है, और ये स्टूडेंट क्या करता है, ये स्टूडेंट एक बॉल लिया, एक बॉल को ऐसे ऊपर फेंका, और बॉल को जो फेंका है तो उसमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u = 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम अगर थोड़ा सिंपल फिगर में बनाएं तो ये हो गया ब्रिज से हाइट, कितने हाइट पे ये है लोकेटेड है ये लड़का। अब ये लड़का जब यहाँ से बॉल को फेंका तो ये बॉल नीचे आके गिरेगी, और यहाँ से इसने u वेलोसिटी के साथ फेंका है, और ये वाटर सरफेस पे जो बॉल टकरा रही है कितने समय के बाद, t = 4 सेकेंड के बाद। चलिए जब बॉल को फेंका उस पर क्या कौन सा एक्सेलरेशन काम कर रहा है, उस पर ग्रेविटी काम कर रही है। ग्रेविटी कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो चलिए आपको पता है कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है टोटल बॉल का, h डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं, यहाँ से सीधा नीचे आई है, वाटर सरफेस पे आई है। ये आपको मान लीजिए वाटर सरफेस था, जिस ऊंचाई पे है वो वाटर सरफेस है। तो आप यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s = ut + ½ at स्क्वायर। अब देखिए s क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में तो हुआ नहीं है, निगेटिव में हुआ है, तो यानी कि यहाँ पे -h हो जाएगा। u आपका कितना है 4 बताया हमने, t आपका कितना है, ये भी 4 है। 4 सेकेंड के बाद ये जो है टकरा रही है बॉल वापस वाटर सरफेस से। आप यहाँ पे प्लस नहीं लेंगे, यहाँ पे माइनस लेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव में काम कर रहा है, डाउनवर्ड काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो होगा -½ GT² हो जाएगा, यानी -½ g की वैल्यू आपको दी गई है, 10 कंसिडर करना है,
और टी स्क्वायर, टी आपको कितना पता है 4, 4 का स्क्वायर, करेक्ट। तो आप उसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 4 4 जा 16 माइनस 4 4 जा 16 160, 2 से काटोगे तो कितना 80 माइनस h, तो आपको जो h इक्वल टू आ जाएगा कितना आएगा 64 मीटर, इज इट। ओके, सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं एंड थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको इस क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं एंड थैंक यू वेरी मच। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।